एनाटॉमी ये जीव विज्ञान की वो शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी ये विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी ये खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सिरेमिक्स ये टेक्नोलॉजी की वो शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। कीमोथेरेपी ये चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी ये समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की वो शाखा है। क्रायोजेनिक्स ये निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी ये विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की ये शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडीमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की ये शाखा महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला ये स्वास्थ्य का विज्ञान है। पृष्ठ 421 होलोग्राफी ये लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। हॉरोलॉजी ये समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी ये स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मीट्रियोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की ये एक शाखा है। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की ये एक शाखा है। ऑर्निथोलॉजी इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी ये विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी ये घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर ये वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी ये पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स ये नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कान्कोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगेनी इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन होता है। पृष्ठ 422 ऑस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत गुढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। जेनिकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी इस शाखा के अंतर्गत भूगणित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन ये औषधि शास्त्र की वो शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स
इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी ये शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमरोलॉजी ये विज्ञान की वो शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पुराने सिक्कों कॉइन्स का अध्ययन होता है। फिकोलॉजी इन शाखा के अंतर्गत शैवालों एल्गे का अध्ययन होता है। सेलिनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। टेलीपैथी इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत विषयों के बारे में अध्ययन होता है। पृष्ठ 423। अध्याय 9 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैक्डेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपाश अमेरिकी निर्मित कोथुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र TERLS से प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। दिनांक 4/10/1957 अंतरिक्ष यान स्पुतनिक प्रथम। उपलब्धि पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह। 3/11/1957 स्पुतनिक द्वितीय। उपलब्धि अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह। 18/12/1958 अंतरिक्ष यान स्कोर। उपलब्धि अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ पहला संचार उपग्रह। 4/10/1959 लूना 3। उपलब्धि पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। 12/4/1961 वोस्टॉक 1। उपलब्धि मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। 4/12/1963 वोस्टॉक 6। पूर्व सोवियत संघ की वैलेंटाइना टेरेशकोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। 6/4/1965 इंटेलसेट व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह। 16/11/1965 वेनेरा तृतीय। उपलब्धि पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। 21/10/1968 अंतरिक्ष यान लूना 9। उपलब्धि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। 14/11/1969 अंतरिक्ष यान सोयूज 4। उपलब्धि सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र। 16/7/1969 अंतरिक्ष यान अपोलो 11। उपलब्धि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। 19/5/1971 अंतरिक्ष यान मार्स द्वितीय। उपलब्धि मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना। अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम VSSC। ये केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। पृष्ठ 426। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों तथा SLV तृतीय, ASLV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलौर ICAC। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद SAC। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए
संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण परिवेक्षण आदि शामिल हैं। शार केंद्र श्रीहरिकोटा ये इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC तिरुवनंतपुरम, बेंगलौर और महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। ये केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत हैं। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों का परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क ISTRAC इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलौर में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलौर, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र हैं। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन MCF इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों तथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुअनंतपुरम IISU इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद PRL अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत ये संस्थान अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी हैदराबाद NRSA अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत ये एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूरसंवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी का ही एक अंग है। प्रमुख भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलकी प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्य निविधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु उसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। भास्कर प्रथम प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर प्रथम को 7 जून 1979 को पूर्व संयोजित संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। पृष्ठ 427 भास्कर द्वितीय भास्कर प्रथम के संशोधित प्रतिरूप भास्कर द्वितीय को भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से ही 20 नवंबर 1981 की पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया तथा इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया। समीर उपकरण के कारण भास्कर द्वितीय द्वारा समुद्री सतह का ताप, सामुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। रोहिणी श्रृंखला रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV तृतीय द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV तृतीय का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था। इस अभियान के द्वितीय अप्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS-1 को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
इस प्रकार रोहिणी RS प्रथम भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RSD द्वितीय को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV तृतीय D2 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV तृतीय को एक प्रामाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया तथा भारत को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया। प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया था। भारत की प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन चतुर्थ प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इस उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क डाटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोंडर के प्रयोग आदि में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव ने इनसैट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला स्त्रात SROSS। इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिन्हें सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण यान ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह स्त्रास 1, स्त्रास 2, स्त्रास 3 एवं स्त्रास 4 प्रक्षेपित किया गया। स्त्रास प्रथम एवं स्त्रास द्वितीय असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसैट प्रणाली एक बहुउद्देश्य कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रहों के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू-स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसैट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है, जबकि इनसैट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। इनसैट प्रणाली के प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह इनसैट 1A, 1B, 1C, 1D। द्वितीय पीढ़ी में 5 उपग्रह इनसैट 2A, 2B, 2C, 2D, 2E। तृतीय पीढ़ी में भी 5 उपग्रह 3A, 3B, 3C, 3D, 3E तथा चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई थी। चौथी पीढ़ी के उपग्रह 4A, 4C, 4B तथा 4CR का प्रक्षेपण हो चुका है। पृष्ठ 428। 2. भारतीय परमाणु अनुसंधान। डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भारत के प्रधानमंत्री श्री अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किए जाते हैं। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र। 1. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ट्राम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क परमाणु विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर से किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों व पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है।
बार्थ के परमाणु रिएक्टर। अप्सरा निर्माण वर्ष 1965, क्षमता मेगावाट में 1। साइरस निर्माण वर्ष 1960, क्षमता 40। जर्लिना निर्माण वर्ष 1961, क्षमता 00। पूर्णिमा 1 निर्माण वर्ष 1972, क्षमता 00। पूर्णिमा द्वितीय निर्माण वर्ष 1980, क्षमता 00। पूर्णिमा तृतीय निर्माण वर्ष 1990, क्षमता 00। ध्रुव निर्माण वर्ष 1985, क्षमता 100। पृष्ठ 433। 2. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR। वर्ष 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। 1. इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। 2. फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज्यादा होता है। 3. इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। 4. इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है जबकि ताप रिएक्टर में जल का। 5. फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रेपसीडो रिएक्टर पर आधारित है। कामिनी। कामिनी संक्षिप्त रूप है कलपक्कम मिनी रिएक्टर का। कामिनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना शुरू कर दिया है। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, वहीं कामिनी थोरियम 31 का उपयोग ईंधन के रूप में करेगा। स्मरणीय है कि कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाएगा क्योंकि इसके द्वारा फिंगर प्रिंटों का मिलान करना बड़ा सरल हो जाएगा। 3. उच्च प्रौद्योगिक केंद्र कैट। 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नोट: लेजर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका की हेजेस प्रयोगशाला में थियोडोर मैमेन के द्वारा 1960 में की गई थी। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया। 4. परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC। ये केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत के परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यहां अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में ये परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयां। संस्थान का नाम: परमाणु पदार्थ निदेशालय, स्थिति हैदराबाद। गुरु जल बोर्ड मुंबई। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगुड़ा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई। पृष्ठ 434। भारत के परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत गृह कार्यरत: 1.
तारापुर परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति महाराष्ट्र, निर्माण वर्ष 1972, क्षमता 320 मेगावाट। 2. राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 1, 2 व विद्युत गृह 3, स्थिति रावतभाटा राजस्थान, निर्माण वर्ष 1972, क्षमता 440 मेगावाट। विद्युत गृह 3, स्थिति रावतभाटा राजस्थान, निर्माण वर्ष 1999, क्षमता 220 मेगावाट। 3. मद्रास परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति कलपक्कम तमिलनाडु, निर्माण वर्ष 1983, क्षमता 470। 4. नरोरा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, निर्माण वर्ष 1991, क्षमता 470। 5. काकरापार परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति सूरत गुजरात, निर्माण वर्ष 1993, क्षमता 220। 6. कैगा परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति कर्नाटक, निर्माण वर्ष 1999, क्षमता 440। निर्माणाधीन 1. काकरापार परमाणु विद्युत गृह 3, स्थिति सूरत गुजरात, निर्माण वर्ष डैश, क्षमता 440 मेगावाट। 2. राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 4, स्थिति रावतभाटा राजस्थान, निर्माण वर्ष डैश, क्षमता 440। 3. कुडुनकुलम परमाणु विद्युत गृह 1 व 2, स्थिति कन्याकुमारी तमिलनाडु, निर्माण वर्ष डैश, क्षमता 2000 मेगावाट। निर्माण हेतु संस्तुति 1. तारापुर परमाणु विद्युत गृह 3 व 4, स्थिति महाराष्ट्र, निर्माण वर्ष डैश, क्षमता 1000। 2. राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 5, 6, 7 व 8, स्थिति रावतभाटा राजस्थान, निर्माण वर्ष डैश, क्षमता 2000। नोट: विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था, दूसरा यूएसए में। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। ये बम 12 किलोटन क्षमता का था। पहले परीक्षण में 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। सब किलोटन अर्थात 1 किलोटन से कम विस्फोटों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर कर भी दिए तो इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है। शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण। परीक्षण तिथि 11 मई 1998, प्रक्रिया थर्मोन्यूक्लियर, क्षमता 43 किलोटन। 11 मई 1998, प्रक्रिया विखंडन, क्षमता 15 किलोटन। 11 मई 1998, प्रक्रिया लो यील्ड, क्षमता 0.2 किलोटन। 13 मई 1998, प्रक्रिया लो यील्ड, क्षमता 0.3 किलोटन। 13 मई 1998, लो यील्ड, क्षमता 0.5 किलोटन। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। 1. आर चिदम्बरम, 2. APJ अब्दुल कलाम, 3. अनिल काकोदकर। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि वर्ष 1998 में परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटोरियम तक का उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से जल प्राप्त किया जाता है। नोट: संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंडर्स में किया था। 3. भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। पृष्ठ 435। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान:
संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मुख्यालय बेंगलौर, स्थापना वर्ष 1964। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुख्यालय बेंगलौर, स्थापना वर्ष 1954। भारत अर्थ मूवर्स